नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान की 1857 की क्रांति, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। क्रांति को हम दो भागों में बांटेंगे, सैनिक विद्रोह व जन विद्रोह। क्रांति के क्या परिणाम निकले और इसके क्या प्रभाव थे, सकारात्मक या नकारात्मक। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के कारण। तो EIC के साथ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजपूत शासकों की संधियाँ। राजपूत शासकों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि के क्या कारण थे? तो मराठों से परेशानी। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश मेवाड़ में 1711 में हुआ, और वहीं देखें तो राजनीतिक उद्देश्य से मराठों का सर्वप्रथम आगमन 1734 में बूंदी रियासत में माना जाता है। बूंदी विवाद क्या था? तो बूंदी विवाद बुद्ध सिंह आड़ा व उनकी पत्नी अमर कंवरी थी, और उनके दो पुत्र थे, भवानी सिंह और उमेश सिंह। तो वहीं जयपुर के शासक सवाई जय सिंह थे, उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी थी, और कृष्णा कुमारी के पति करवट के दलील सिंह आड़ा थे। जयपुर के सवाई जय सिंह चाहते थे कि बूंदी का शासक उनके दामाद बने, यानी दलील सिंह आड़ा। तो इसीलिए उन्होंने अपने बहन के पति यानी बुद्ध सिंह आड़ा व उनके भानेज भवानी सिंह को मरवा देते। तो तब अमर कंवरी उमेश सिंह को राजा बनाने के लिए मराठों से सहायता मांगती हैं। तब मराठों का आगमन होता है, तब जिसके कारण रामपुरा का युद्ध होता है 1734-35 में, जिसमें एक तरफ सवाई जय सिंह प्लस दलील सिंह आड़ा, यानी ये इनके सवाई जय सिंह के जमाइए वर्सेस मराठा की ओर से महलराव होलकर थे। इस युद्ध में महलराव होलकर विजयी हुए। इस युद्ध के पश्चात उमेश सिंह को बूंदी का शासक बना दिया जाता है। इस युद्ध के पश्चात मराठा राजस्थान में रहते हुए लूटमार करते हैं, और 1856 आते आते राजस्थान में मराठा अपने मुख्य केंद्र अजमेर को बना देते हैं। राजपूताना शासक से छौत वसूलने का कार्य मराठा करने लगते हैं। फिर इस कारण मराठों से परेशान होकर अधिकांश राजपूताना शासक ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और राजपूताना शासकों के बीच संधि की शर्तें क्या थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से सुरक्षा करने के लिए राजपूताना शासकों से वादा किया, और जो राजपूताना शासक अब मराठों को खिराज देते थे, अब वो खिराज ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होगी। और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी और शासकों के बीच जो एक दूसरे के शत्रु को शत्रु माना जाएगा व दुष्ट को दुष्ट माना जाएगा, और राजा किसी भी बाह्य युद्ध एवं संधि का निर्णय ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा नहीं कर सकते थे। यानी कि राजा के सभी प्रकार के संप्रभु अधिकार छीन लिए गए थे, यानी कि वो किसी से बाह्य संधि भी नहीं कर सकता, किसी प्रकार का युद्ध नहीं कर सकता, और जो मराठों को छूट देने का कार्य था अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। और राजपूताना शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से दो प्रकार से संधियाँ की, यानी दो प्रकार की संधियाँ की हैं, जिसमें एक सहायक संधि थी, एक आश्रित पार्थक्य की संधि थी। सहायक संधि की 1803 सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे, और आश्रित पार्थक्य या आधुनिक संधि के जनक लॉर्ड हेस्टिंग थे। तो सहायक संधि करने वाली रियासतें कौन कौन थी, जिसमें भरतपुर थी, जिसने सितंबर 1803 में की, और भरतपुर के शासक रंजीत सिंह थे। और वहीं देखें तो अलवर ने नवंबर 1803 में संधि की, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, और अलवर के शासक बख्तावर सिंह थे। फिर जयपुर रियासत ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह थे, मारवाड़ के मान सिंह राठौर, धौलपुर के कीरत सिंह या कीर्ति सिंह थे। वहीं देखें तो आश्रित पार्थक्य संधि 1817 से 1823 तक यह संधि की गई। इस संधि के जनक लॉर्ड हेस्टिंग को माना जाता है, और
आसिफ पार्थ की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए चार्ल्स मेटकाप अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था। आसिफ पार्थ की संधि करने वाली रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ रियासतों के साथ संधि पर हस्ताक्षर जॉन मैनकल नामक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे सवाल बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप देख सकते हैं। वहीं देखें तो अधिनियम संधि या पार्थक संधि करने वाली रियासतें कौन कौन थी, तो सर्वप्रथम करौली रियासत ने यह संधि की। तो यहाँ के शासक हरबख्श पाल सिंह थे। ये संधि नवंबर 1817 में इनके द्वारा की गई और इस संधि पर दूसरी बार हस्ताक्षर टोक रियासत ने किए और यहाँ के शासक अमीर खां पिंडारी थे। टोक ने नवंबर 1857 में संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, आप देख सकते हैं कि कोटा ने दिसंबर 1857 में संधि पर हस्ताक्षर किए। यहाँ के राजा उम्मेद सिंह थे। तो सर्वप्रथम व्यापक शर्तों के साथ संधि करने वाली रियासत कोटा थी। वह अन्य रियासतों ने 1858 में संधि की। वहीं यहाँ पर एक दूसरा सवाल बनता है कि किस रियासत ने अंतिम सबसे अंत में संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिरोही के सिंह ने 1823 में। और आगे दूसरा 1857 की क्रांति का कारण देखें तो धार्मिक कारण, यानी प्रत्यक्ष संपत्ति से वंचित करना, यानी अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करता है तो उसे अपने पिता की प्रत्यक्ष संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का अपने पिता के किसी भी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। यानी धार्मिक निर्योग्यता का कानून 1850, ईसाई मिशनरियों का द्वारा धर्म प्रसार करना, यानी ईसाइयों के द्वारा धर्मांतर करना एक 1857 की क्रांति में एक मुख्य कारण यह भी माना जाता है। सामंत वर्ग में असंतोष किस प्रकार माना जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासकों के साथ संधि कर ली, जिसके कारण सामंतों के अधिकार सीमित हो गई। वह सामंतों के दरबार व राजा के सामने सम्मान में कटौती होने लगी। राजा को सामंतों को पहले जितना सम्मान नहीं दिया जाने लगा राजा के द्वारा। वही देखे तो 1857 की क्रांति का चौथा कारण देखे तो जनजातीय वर्ग में असंतोष। जनजातीय वर्ग में असंतोष का कारण क्या था, तो जनजाति का मानना था कि वन संपदा पर उनका पूर्ण अधिकार है, लेकिन सरकार ने क्रांति के द्वारा उनका वन संपदा पर नियंत्रण कर लिया था। वही सबसे महत्वपूर्ण कारण एक और माना जाता है कि महुआ शराब को प्रतिबंधित करना, क्योंकि जनजाति ये अपना अधिकार मानती थी कि उनके द्वारा जो शराब बनाना है ये उनका अधिकार, लेकिन सरकार ने ये इस पर भी प्रतिबंध लगाया, जिससे जनजातीय वर्ग में एक असंतोष पैदा हुआ। वही दूसरा देखा था आम जन में असंतोष। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, लाग बाग बढ़ाना, कर वगैरह, बेट बेकार आदि इत्यादि में वृद्धि करना, जिससे भी आम जनता में असंतोष की भावना हुई। और छठा कारण 1857 का एक और कारण माने देखे तो सैनिक वर्ग में असंतोष, यानी डाकघर अधिनियम क्या था, तो डाकघर अधिनियम 1954। इसके तहत ये था कि क्रांति से पहले सैनिक अपने घर वालों को चिट्ठी लिखते थे, तब उनके द्वारा अंग्रेजों द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। लेकिन डाकघर अधिनियम के द्वारा सैनिकों से शुल्क लिया जाने लगा, फिर जिसके कारण सैनिकों में असंतोष की भावना हुई तथा सैनिकों को वेतन में कटौती व वेतन कम दिया जाता था। और प्रशासनिक भेदभाव यानी कि भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखना तथा अंग्रेजों को उच्च पदों पर रखना, जिससे भी भारतीयों में भेदभाव की। और सबसे महत्वपूर्ण कारण है गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस। ये हम नेक्स्ट कारण में हम देखेंगे। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था।
भारतीय को ब्राउन ब्रेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें भारतीयों का मानना था कि इसमें प्रयोग होने वाला कारतूस में गाय का व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता, जिससे हिंदू व मुस्लिम सैनिकों का धार्मिक भावनाएं आहत होने लगी, यानी धर्म भ्रष्ट होने की जैसी भावनाएं फैलने लगी, जिससे ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, वो एक नज़र में हम देखें तो राजस्थान में 19 रियासत थी व एक राजपूताना रेजिडेंसी व 6 सैनिक छावनियाँ थी। देखिए तो 19 रियासतें थी। 19 रियासतें हम उनको उनके वंश के हिसाब से बांटे तो 5 गोयल वंश की थी, जिसमें मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व शाहपुरा रियासत थी, जिसमें गोयल वंश शासन करता था। वहीं राठौड़ों की देखें तो 3 रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर व किशनगढ़। और चौहान वंश की 4 रियासतें थी, जिसमें कोटा बूंदी में आड़ा चौहान व झालावाड़ में झाला चौहान व सिरोही में देवड़ा चौहान निवास करते थे। कछवाओं की 2 रियासतें थी, आमेर या जयपुर। और अलवर में नरुका वंश की कछवा का शासन था। और वहीं देखें तो चंद्रवंशी रियासतें देखें तो 2 थी, जैसलमेर के भाटी व करौली के यादव। जाट रियासतें 2 थी, भरतपुर और धौलपुर। मुस्लिम रियासत एक मात्र थी, वो टोक। और राजपूताना रेजिडेंसी, यानी ये हमने देखा है कि ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 19 रियासत थी। वहीं अब आगे देखें तो राजपूताना रेजिडेंसी क्या थी, ये अंग्रेजों द्वारा एक स्थापित प्रशासन चलाने का एक मुख्यालय था, जिसकी स्थापना 1832 में की गई। इसका मुख्यालय अजमेर में था और इसका अस्थायी या ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू में था, जिसकी स्थापना 1845 में की गई। और इसका मुख्य अधिकारी एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का प्रथम, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, राजस्थान का प्रथम एजीजी इब्राहिम लॉकेट था तथा क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। और नोट, राजस्थान रेजिडेंसी की स्थापना से पहले समस्त प्रशासन का देख रेख या संचालन दिल्ली या आगरा से किया जाता। राजस्थान के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रेजिडेंट टू राजपूताना कहलाता था। प्रथम रेजिडेंट टू राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। ये इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि प्रथम रेजिडेंट टू राजपूताना कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी। भाई हम देखें तो यहाँ पे आप कई कॉलेज वगैरह एग्जाम में या कई 10th या 12th बोर्ड में आप ये सवाल देख सकते हैं कि राजपूताना रेजिडेंसी क्या है। इस रेजिडेंसी के प्रशासनिक स्वरूप को समझाते हुए समझाइए। तो राजपूताना यानी राजस्थान का प्रशासन चलाने 1832 में अजमेर मेरवाड़ा में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। 1845 में इस रेजिडेंसी का अस्थायी मुख्यालय माउंट आबू स्थापित किया। ये जो हम पहले पढ़ के ये वही है सेम जो इसमें लिखा गया। प्रशासनिक स्वरूप, मुख्य अधिकारी एजीजी था, मुख्यालय अजमेर था। और राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से रेजिडेंसी ने राजस्थान को 8 भागों में बांटा था। प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 8 भागों में बांटा था, जिसमें तीन रेजिडेंसी थी, जिसका अधिकारी रेजिडेंट कहलाता था, जिसमें आमेर रेजिडेंसी में अजमेर, किशनगढ़ व लावा ठिकाना शामिल था। इसका मुख्यालय जयपुर था। दूसरी मेवाड़ रेजिडेंसी, इसका मुख्यालय उदयपुर था। और वेस्टर्न स्टेट ऑफ टू राजपूताना, जिसका मुख्यालय जोधपुर था। और 5 एजेंसियाँ थी।
पांच एजेंसी थी जिसका अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट होता था। ये बीकानेर, अलवर, कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़ और वेस्टर्न स्टेट एजेंसी के रूप में स्थापित थी। वही देखें तो राजस्थान में छः सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें नसीराबाद सैनिक छावनी ये अजमेर में स्थापित थी। इसकी स्थापना डेविड ऑक्टोलोनी ने की थी। डेविड ऑक्टोलोनी की उपाधि थी नसीर, जिसे मुबारक बेग द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे सैनिक टुकड़ी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती थी व 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रहती थी। नसीराबाद छावनी सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण छावनी को माना जाता था। वही देखे तो ब्यावर छावनी दूसरी, ये ब्यावर में स्थापित थी और इसकी स्थापना मेजर डिक्सन द्वारा की गई थी। यहाँ पर मेवाड़ा लीजियन टुकड़ी रहती थी। एरनपुरा सैनिक छावनी, इसकी स्थापना मेजर डाउनिंग द्वारा की गई थी, जो इंग्लैंड के एरन गांव का निवासी था, इसलिए इस छावनी का नाम एरनपुरा रखा गया। इसकी स्थापना 1842 में की गई। क्रांति के समय यह छावनी सिरोही जिले में थी, लेकिन वर्तमान में ये पाली जिले में आती है। यहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक रहा करते थे, इसलिए इस सैनिक छावनी में अधिकांश सैनिक यूपी से थे। इस कारण यहाँ के सैनिकों को पूरी सैनिक कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको देख सकते हो। फिर आता है खेरवाड़ा सैनिक छावनी, ये उदयपुर में थी। यहाँ पे मेवाड़ भिल कोर के सैनिक रहते थे। 1841 में इसकी स्थापना की गई। देवरी सैनिक छावनी टोक, यहाँ पे कोटा लीजियन रहती थी। कोटा लीजियन सैनिक टुकड़ी रहती थी। नीमच सैनिक छावनी वर्तमान में एमपी में। क्रांति के समय मेवाड़ रियासत में थी सैनिक टुकड़ी। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सैनिक थी। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल बनने की ज़्यादा संभावना है। देखेंगे कि क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे व इंग्लैंड के पीएम पाल्मस्टन थे। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे व क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती था। कमल का प्रयोग सैनिकों द्वारा किया गया व चपाती का सामंत व आम जनता के द्वारा किया जाता था प्रयोग। राजस्थान में क्रांति का प्रमुख केंद्र अजमेर था व क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान में क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव में कोटा में देखने को मिलता है व क्रांति कार्यों का प्रमुख केंद्र, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्रांति का प्रमुख केंद्र काम्बेश्वर महादेव मंदिर था, जो आवा पाली में स्थित है। क्रांति की मुख्य देवी सुगाली माता थी। और अब हम आगे देखेंगे कि क्रांति के समय किस रियासत में कौन से शासक थे व वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो वही देखिए, मारवाड़ में शासक तख्त सिंह थे और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेंग मोशन थे। वही भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशस थे। और कोटा रियासत के राजा महाराज राम सिंह सेकंड थे, जाके पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पीए मेजर बटन थे। सिरोही के राजा शिव सिंह थे, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल थे। जयपुर के सवाई राम सिंह और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह थे और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावस थे। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो यहाँ पे, कि आपके सवाल आ सकता है कि किस रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे या किस शासक के समय कौन सा 1857 क्रांति के समय किस शासक के समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। वहीं आगे हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो पहले हम पढ़ेंगे सैनिक क्रांति, यानी सैनिक विद्रोह कहाँ पे हुआ।
पहले हम पढ़ेंगे सैनिक विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुआ। तो हम देखें राजस्थान में सैनिक विद्रोह कुल 4 छावनियों में हुआ, जिसमें 2 छावनियों में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। उसमें एक तो ब्यावर है, जिसमें एक ब्यावर है और खिरवाड़ा है। क्या ब्यावर व खिरवाड़ा में सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। वहीं सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो बैरकपुर छावनी कोलकाता से मानी जाती है। यहाँ पे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था कि सैनिक मंगल पांडे के द्वारा हडसन व बोग नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। वह 29 मार्च 1857 की क्रांति को हत्या की, तब से यहाँ तब 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। यह हम आगे पढ़ के आगे कि किस कारण के द्वारा मंगल पांडे के द्वारा हडसन को व बोग की हत्या की, क्योंकि वह चर्बी वाले कारतूस का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिसकी सूचना मेरठ छावनी में पहुंचती है। वहीं जिसकी सूचना मेरठ छावनी में पहुंचती है 10 मई 1857 की क्रांति की मेरठ में शुरुआत मानी जाती है। फिर मेरठ के क्रांतिकारियों के द्वारा विद्रोह करने के बाद फिर वे दिल्ली रवाना होते, तब श्रवण गौड़ नामक व्यक्ति से मुलाकात करते। तो ये आपको एक सवाल मिल सकता है कि मेरठ की छावनी के द्वारा क्रांतिकारी दिल्ली जाते समय किस व्यक्ति से मुलाकात की, तो श्रवण गौड़ द्वारा। तो मेरठ क्रांति के क्रांतिकारी जब दिल्ली पहुंचे, तब अपना नेता बहादुर शाह जफर को बनाया और क्रांति की निश्चित दिनांक 31 मई को तय की गई। ये सूचना राजस्थान में क्रांति की सूचना 19 मई को पहुंचती है। 19 मई माउंट आबू को पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। यानी कि ये बहादुर शाह द्वारा जो क्रांति की निश्चित तिथि तय करने के बाद ये सूचना माउंट आबू को 19 मई पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंचती है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद क्रांति की सूचना मिलती है। 28 मई 1857 की क्रांति नसीराबाद की शुरुआत हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं नसीराबाद सैनिक विद्रोह। यहाँ पे 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हो जाता है। नसीराबाद छावनी में कौन कौन से टुकड़े थे, एक 15वीं BNI, 30वीं BNI व मुंबई लांसर्स थे। तो नसीराबाद छावनी में क्रांति का क्या कारण थे। 15वीं BNI के सैनिकों का अजमेर से नसीराबाद स्थानांतरित कर कर्नल न्यूबरी द्वारा हथियार जमा करना। इससे पहला 15वीं BNI ये अजमेर में थी, वहाँ से उनको नसीराबाद भेजना व न्यूबरी द्वारा हथियारों उनको ले लेना, जिससे सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हुई। तथा दूसरा कारण होता है कि नसीराबाद में तोप खाने को सक्रिय करना व बंगाल से आए धर्मगुरुओं से सैनिकों की मुलाकात। ये तीसरा पॉइंट देखा जाए, बंगाल से आए धर्मगुरुओं से सैनिकों की मुलाकात। ये तो जिस मेरठ से क्रांति करने के बाद कुछ सैनिक वगैरह जो थे उनको यहाँ मिले, तो धर्मगुरुओं ने बताया कि मेरठ में वहाँ पे तो क्रांति हो गई है, तो जिसके कारण सैनिकों में भी क्रांति करने की भावना उत्पन्न हुई। वही मेरठ के सैनिकों की प्रेरणा, जिससे मेरठ के सैनिकों से प्रेरणा मिलती है। नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत 15वीं BNI द्वारा 28 मई 1857 को विद्रोह किया गया। 30वीं BNI ने सहयोग किया। मुंबई लांसर्स तटस्थ रही, यानी नसीराबाद विद्रोह में मुंबई लांसर्स ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। नसीराबाद में क्रांति के प्रमुख नेता बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह थे। कर्नल न्यूबरी व स्पार्टी सबूड व मोने 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हॉडी
घायल हुए वह यहाँ से भाग गए, अर्थात कि अंग्रेजों के द्वारा ऐसी मारा गया कि अंग्रेज हाथ में चप्पल लेकर भाग गए। 15वीं BN व 30वीं BNI ने सैनिक नसीराबाद छावनी को लूटकर 18 जून राष्ट्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे बड़ी इनकी भूल मानी जाती है नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों की, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा अजमेर जाने के बजाय सीधा दिल्ली पहुँचते हैं। नसीराबाद के अंग्रेज परिवार, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, आपको देख सकते हैं। नसीराबाद क्रांति में विद्रोह होने के बाद अंग्रेज परिवार शरण तख्त सिंह के यहाँ लेते हैं और जोधपुर जाते समय इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, जोधपुर जाते समय कर्नल पेनी की अर्जी गाते, यानी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। भाई अंग्रेज भाई आराम कई दूध ने घी टेक या सभी बड़ी जब मोड़े मरवारा से। आगे देखते तो नसीराबाद छावनी के अंदर शांति स्थापना के लिए, यानी हमें कुड़ारा हुडारा भी है तो उन्हें सोन तो करना पड़ी, उसके लिए डिशा लीजियन को बुलाया गया। राजस्थान का प्रथम सैनिक विद्रोह था, तो नसीराबाद यह राजस्थान का प्रथम सैनिक विद्रोह था। नसीराबाद के सैनिकों का दिल्ली जाते समय हिथकोट और वॉल्टर नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों ने पीछा किया, लेकिन आदमी नहीं हमें अब हमारा आदमी कदे आ भी गए, मरी आदमी नहीं आदमी फुर्तीला वे अंग्रेज ढीला वे वास्ते हमें दौड़ा लगा, तो आदमी ने हिथकोट वाल, यानी यहाँ पे देखेंगे थोड़ी बहुत मारवाड़ी आप करे भैया एडजस्ट कर दियो। अटे हिथकोट ने वॉल्टर नामक 2 व्यक्ति ने क्रांतिकारियों पीछे किया, लेकिन हाथ नहीं आए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से एक बन सकता है कि मेजर पिछाड़ ने कहा कि नसीराबाद के सैनिक दिल्ली जाते समय अजमेर आ जाते तो सैनिक का स्वरूप कुछ अलग होता है। जो बात में आगे बताई आपने कदी जान तो सोचे अजमेर, लेकिन वड़ा नहीं जाओ जौला सीधा दिल्ली, वहाँ गलती नहीं की वेदी तो क्रांति का स्वरूप अलग से होता। आ बात करनी की मेजर पिछाड़। नीमच सैनिक विद्रोह। नीमच में 3 जून 1857 में विद्रोह हुआ। सैनिक टुकड़ी 34वीं INS कीधु ने कोटा लीजियन की कुछ हेता था। नीमच में किस कारण से क्रांति हुई, यानी एबोल्ट व मैकडोनल्ड ने हिंदू व मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रखकर क्रांति नहीं करने की कसम दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सैनिकों ने अवैध मामले का हवाला देकर कसम लेने से इनकार किया था। अंग्रेज दबाव के कारण विद्रोह हुआ। यहाँ पे देखे तो एबोल्ट व मैकडोनल्ड नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों ने मुस्लिमों को कुरान की, हिंदुओं को पवित्र गंगा जल की हाथ में रखकर शपथ दिलाने की बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने अवध का हवाला देते हुए कहा कि आपने अवध के प्रति आप वफादार नहीं रहे तो हम आपके प्रति किस प्रकार वफादार रहेंगे। तो विद्रोह, जिसके कारण यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हो गया। वहीं देखे तो नीमच में मेजर सावंत पूरा परिवार हाथी मर गया, मतलब एड़ा माड़िया बाबा ने हो जो बे ने लुगाई कोई मानस ने धोया। भाई आगे देखो तो नीमच वाला हटे मेन गलती ऐसे कर लिया कि नीमच सैनिक सामने लूटन सीधा दिल्ली जा रही है, ना कि अजमेर। विद्या बड़ी है। नीमच के सैनिक सीधा दिल्ली रवाना हो जाते हैं। दिल्ली रवाना होने के बाद तो नीमच के सैनिकों का नेता कौन था, तो मोहम्मद अली बेग व हीरालाल इनके नेता के रूप में सामने आते हैं। फिर नीमच सैनिक 3 जून को विद्रोह करते हैं। 3 जून को विद्रोह करने के बाद फिर निम्बाड़ा गए, यहाँ पे इनके जनता के द्वारा इनका स्वागत किया गया। फिर निम्बाड़ा से शाहपुरा पहुँचते हैं नीमच के सैनिक। फिर वहाँ पे लक्ष्मण सिंह शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा स्वागत किया जाता है। फिर शाहपुरा से
देवली पहुंचते हैं। फिर देवली में महिरपुर बटालियन के साथ मिलकर 5 जून को देवली में देवनी छावनी में विद्रोह करते हैं। फिर देवली छावनी में विद्रोह करने के बाद फिर टोंक पहुंचते हैं। यहाँ पे मीर आलम खां के साथ मिलकर विद्रोह किया। आगरा, फिर टोंक पहुंचने के बाद फिर आगरा पहुंचते हैं। फिर आगरा होते हुए दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में 20 जून 1857 को राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। निमच के अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के हेतु महाराजा स्वरूप सिंह के पास उदयपुर रवाना हुए। नहीं भाई अंग्रेजों ने नेड़ा मारिया પછી અંગ્રેજ કટે વસવા વાસ્તે દઈ જાય વટે ગયા મહારાજા સ્વરૂપ સિંહ जी के तो वटे इसमें यूज तो ना डाके था मन मारवा डूबा अंग्रेजों वरने वास्ते अंग्रेज शरण ली दी। रास्ते में शरण कहाँ पे ली देगा तो भी मारवाड़ी हिंदी तो कोई एडजस्ट कर दियो हाल दियो कि ज़्यादातर मारवाड़ी बोलवारी आदत पड़ी होती घर में। तो वहीं देखे तो डुंगला गांव में चित्तौड़गढ़ में 40 अंग्रेज परिवारों ने रूगाराम जी घरे शरण ली दी। वही दूसरा केसुदा गांव में डॉक्टर केन और डॉक्टर मरेन बे परिवार राम सिंह पटेल के घरे शरण ली दी है कि बाप से चौका दाया तो राखो 2-3 दारा के मनक तो मारे रिया मोरों में होठ ठोके रिया। वही मेवाड़ का पीएम यानी पॉलिटिकल इंजीनियर मेजर सावस दोनों गांव के से अंग्रेज परिवार को सुरक्षित निकालकर उदयपुर पहुंचाते हैं। महाराजा स्वरूप सिंह मैं शॉर्ट में बताऊँ आपने देखो अतरी बात नहीं करनी। और अटो अंग्रेजों ने परिवार ने मेजर सावस निकाले स्वरूप सिंह जी द्वारा स्थापित पिछोला झील जग मंदिर पैलेस में राखे। वटे अंग्रेजों देख रेख वास्ते के भाई अटे मोकड़ा नहीं बोलावे वरने वास्ते गोकुल चंद मेहता ने नियुक्त करे। यानी अटे सवाल बने कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजोरी देख रेख वास्ते गोकुल चंद मेहता ने नियुक्त करे। 8 जून 1857 मेजर सावस सेना सहित निमच पहुंचकर शांति की स्थापना के लिए पुनः छावनी को पुनः नियंत्रण में ले लेते हैं। और मेजर सावस जाए और जाएंगे बापसी हमें घना कुटिया मोने हमें फांसा मोने तो माता अभी याद आ जाए। मेजर सावस दादा 8 जून पास निमच माते अधिकार व्यवहार नाटे एक सवाल बनाओ मोटो इम्पोर्टेंट। निमच छावनी में 2 बार विद्रोह किए तो कब किया था 2 वक्त विद्रोह। तो आप सभी ने हमारी ये वीडियो अच्छी लगी वे पसंद आई वे तो लाइक कर दियो कमेंट कर दियो और शेयर कर दियो। आपने वीडियो दूसरो भाग जल्दी आपने देखवा मिला ने आप सब रो साथ ही बहुत जरूर है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।